स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज जो हमारी क्लासेज रहने वाली है वह BSTC 2024 और पशु परिचर 2024 को लेकर के रहने वाली है। दोस्तों, हमारी चर्चा राजस्थान की ज्योग्राफी पर चल रही है और राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत जो प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक था जिसका नाम है भौतिक प्रदेश, और 4 भौतिक प्रदेशों में से हम साथियों एक भौतिक प्रदेश का अध्ययन लगभग कर चुके हैं। और आज थार के मरुस्थल की साथियों अंतिम क्लास रहने वाली है। थार के मरुस्थल में जो बालूका स्तूप युक्त प्रदेश होता है उसका हम साथियों संपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, बिना समय गंवाए हुए हम बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण व्याख्यान के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, हमने थार के मरुस्थल का विभाजन साथियों जलवायु के आधार पर या भौतिक संरचना के आधार पर कितने भागों में किया था? 2 भागों में किया था। पहला था शुष्क मरुस्थल, जिसे साथियों संपूर्ण रेतीला मरुस्थल या महान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, और अपना दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे साथियों आगे चल करके 4 भागों में बांटा था। हमने साथियों अर्ध शुष्क मरुस्थल का कंप्लीट अध्ययन कर लिया था, जिसमें गग्गर मैदान हमने पढ़ा था, कांतली नदी बेसिन पढ़ा था, लूणी नदी बेसिन पढ़ा था। इसी के साथ साथ में नागौर की उच्च भूमि का अध्ययन किया था। पूर्व की क्लासेज में मैंने बताया था नागौर की उच्च भूमि को भी साथियों आगे चल करके कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा, और वो 3 श्रेणियां आपको बताई गई थी। पहली श्रेणी थी जायल श्रेणी, दूसरी श्रेणी थी मकराना श्रेणी, और साथियों तीसरी श्रेणी थी अपनी गोठ मांगलोद श्रेणी। हमने इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, और आज अपन अध्ययन करते हैं साथियों जो कि पूर्व की क्लासेज में एक हमारा छोटा सा बिंदु छूट गया था, जिसका नाम है बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। मैंने बताया था बालूका स्तूप युक्त का मतलब क्या होता है। यहाँ पर साथियों टीले की प्रधानता होगी। टीले का तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ पर बालूका स्तूपों की क्या होगी? प्रधानता होगी। और एक क्षेत्र होता है शुष्क मरुस्थल में साथियों बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र। यहां पर कोई प्रकार के साथियों बालूका स्तूप यानी बालूका स्तूपों की प्रधानता नहीं मिलेगी। तो आइए साथियों बालूका स्तूप युक्त प्रदेशों की चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं, और यहां से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी साथियों आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वाली क्लास में साथियों थार के मरुस्थल से जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और जितने भी एग्जाम में आ सकते हैं, उन संपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा एकदम व्याख्या के साथ में करने वाले हैं। तो साथियों अगली क्लास जब भी आए तब आपको साथियों पहले थार के मरुस्थल में जितना आपको पढ़ा दिया गया है पीडीएफ में से देख करके साथियों आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, और साथियों अपने प्रश्नों के साथ साथ में क्या करनी है? आपकी प्रैक्टिस करनी है। तो आइए बालूका स्तूप युक्त प्रदेश देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं बालूका स्तूप, और पहला बालूका स्तूप कौन सा है साथियों? अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। सबसे पहले आगे बढ़ने से पूर्व मैं बता देना चाहता हूं, राजस्थान में साथियों 8 प्रकार के बालूका स्तूप पाए जाते हैं, और बालूका स्तूपों से साथियों कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो कि आपकी छोटी सी क्लास के माध्यम से कवर होने वाले हैं। देखिएगा, आगे बढ़ने से पूर्व हम बालूका स्तूपों की रूपरेखा तय करना चाहते हैं। हम हर बालूका स्तूपों का निर्माण देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। दूसरी हम चर्चा करने वाले हैं कि उस बालूका स्तूपों की विशेषता देखेंगे, ये इनकी आकृति क्या है, और साथियों इनकी विशेषताओं के बारे में हम छोटी मोटी चर्चा करने वाले हैं। तीसरा हम देखेंगे कि इनका विस्तार कहाँ पर है, यानी राजस्थान में ये बालूका स्तूप कहाँ मिलेंगे, यानी हम स्थानों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम हर बालूका स्तूपों के बारे में 3 चीजें तो अवश्य चर्चा करेंगे। पहली देखेंगे इनका निर्माण कैसे हुआ है, दूसरी हम चर्चा करेंगे इनकी विशेषता क्या है, तीसरी हम इनकी चर्चा करेंगे इनका विस्तार, यानी ये राजस्थान में कहां कहां पर पाए जाते हैं। और इनके अलावा जो भी छोटी मोटी चर्चा होगी हम हर बालूका स्तूपों के बारे में चर्चा करने वाले। अब देखिएगा, ये अनुप्रस्थ बालूका स्तूप है वो बनते कैसे हैं, हम कच्चे चित्र के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। साथियों आप मानना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हवा की दिशा, तो आप ये मानिएगा कि ये जो हवा की दिशा है वो किधर से किधर चल रही है? पश्चिम से लेकर के साथियों ये हवा की दिशा है। और मान लो ये साथियों जो आपको डॉट डॉट में दिखाई दे रही है वो साथियों क्या है? मिट्टी है, और मिट्टी से ही साथियों आगे चल करके क्या बनेंगे? बालूका स्तूप बनेंगे। तो ये क्या है साथियों? पूरी की पूरी मैंने आपको मिट्टी में कवर कर दी, और ये साथियों क्या है? हवा की दिशा है। अब मान लो मिट्टी के थोड़ी सी आगे मैं स्पेस दे करके एक साथियों चट्टान बनाता हूं। ये इतनी बड़ी क्या बना दी साथियों? मैंने चट्टान बना दी। अब क्या होगा? जैसे जैसे साथियों ये हवा आगे बढ़ेगी, हवा आगे बढ़ेगी तो साथियों मिट्टी अपने साथ उड़ा करके आगे की दिशा की ओर ले जाएगी। यानी जो पहले यहां मिट्टी थी वो साथियों खाली जगह में क्या आ जाएगी? मिट्टी आ जाएगी। यानी आपको यहां पर साथियों मिट्टी का आगे विस्तार देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि साथियों हवा जिस दिशा में चल रही है मिट्टी भी साथियों जाहिर सी बात है उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। अब ये वाली मिट्टी है
ना, जो कहाँ पर आ गई साथियों, यहाँ पर आ गई। अब ये वाली मिट्टी जो इस चट्टान से टकराएगी, क्यों टकराएगी, क्योंकि हवा के कारण टकराएगी, क्योंकि हवा तेज चल रही है और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही है। तो जाहिर सी बात है साथियों, ये मिट्टी है जो इस चट्टान से टकराएगी, और जैसे ही साथियों इस चट्टान से टकराएगी तो इस चट्टान के साथियों एक तो ऊपर की साइड में मिट्टी चली जाएगी, यानी इस तरफ मिट्टी चली जाएगी, मिट्टी का इस तरफ जमा हो जाएगा, और एक तरफ साथियों इस मिट्टी के नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और बीच में से साथियों हवा क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, जो आगे की तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ चली जाएगी। अब मैंने यहाँ पर बताया कि हवा की दिशा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। समकोण या लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो साथियों आप गौर फरमाना कि ये वाला कोण, जहां पर मेरा ब्लैक पेन चल रहा है, ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया साथियों, ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री का, और ये वाला कोण भी कितने डिग्री का हो गया, ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री का। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, हवा की दिशा के कारण जो समकोण एवं लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं उन्हें कौन से बालू का स्तूप कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। फिर से देखिएगा, ये चट्टान थी, चट्टान होगी तो साथियों मिट्टी उड़ती उड़ती आएगी, तो इसके साथियों कुछ मिट्टी इधर फैल जाएगी और कुछ मिट्टी साथियों इसके इधर नीचे की साइड में फैल जाएगी। तो यहां पर जो बनने वाला जो कोण है कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए साथियों इन्हें कहा गया कि हवा की दिशा के जो समकोण एवं लंबवत, आपको यह शब्द ध्यान रखना है, समकोण या लंबवत बनने वाले टीले या बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। अच्छा देखिएगा, ये किनके कारण बने साथियों, कोई बीच में अवरोध आया तभी तो बने ना, इसलिए इसका नाम हो गया साथियों अवरोधी। ये साथियों पवन की दिशा में नहीं चले, यानी कि पवन की दिशा में तो चल रहे थे, लेकिन बाद में साथियों पवन की दिशा से मुख मोड़ लेते हैं, जिसका मतलब साथियों इसे क्या कहते हैं, पवन विमुखी कहते हैं। विमुखी का मतलब होता है यानी पवन की दिशा की ओर नहीं जा रही है मिट्टी, पहले तो जा रही थी लेकिन बीच में अवरोध आ गया। अवरोध आने के बाद में साथियों पवनों से क्या होते हैं, मुख मोड़ लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पवन विमुखी। विमुखी का मतलब होता है यानी पवनों की दिशा में नहीं बनने वाले, ये बनते हैं पवनों की दिशा के समकोण बनते हैं। ध्यान रखना, आगे एक बालू का स्तूप आएगा जो पवनों की दिशा के समानांतरण बनते हैं। समानांतरण का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे पवन की दिशा चल रही है वैसे वैसे साथियों ये बालू का स्तूप बनते जाएंगे। तो वो बालू का स्तूप होंगे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। और मैंने बताया ये कौन सी कितने डिग्री पर बनते हैं, समकोण पर बनते हैं, तो इनका नाम हो गया समकोणीय, और साथियों इन्हें अवशिष्ट बालू का स्तूप भी कहा जाते हैं। तो ये इनके साथियों उपनाम जरूर ध्यान में रखना। हमने बात की अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कैसे बनते हैं, इसके साथ साथ में हमने इसकी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की कि विशेषता क्या है, ये समकोण एवं लंबवत बनते हैं। उपनामों के बारे में हमने चर्चा की, अवरोधी बालू का स्तूप, पवन विमुखी बालू का स्तूप, समकोणीय, या साथियों इन्हें अवशिष्ट बालू का स्तूपों के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये राजस्थान में ऐसे मिलते कहां पर है जो समकोण पर बालू का स्तूप बनते हैं, ध्यान रखना, रावतसर जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है, ओसिया, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर में आता था पहले, अब वर्तमान में इसको नया जिला बना दिया गया, और बालोतरा को भी साथियों नया जिला बना दिया गया। तो रावतसर, हनुमानगढ़, ओसिया, जोधपुर, पोखरण और बालोतरा में साथियों ऐसे बालू का स्तूप मिलते हैं। आपको एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है, दूसरी साथियों इनके उपनाम ध्यान में रखना, तीसरी साथियों ये जगह आप जरूर ध्यान में रखना। अगर ध्यान रखोगे तो कहीं से भी साथियों प्रश्न, कोई भी बालू का स्तूप भले ही क्यों ना हो। अब देखिएगा साथियों, मैं चलता हूं दूसरे बालू का स्तूप जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हमारे जो सेकंड बालू का स्तूप है जिनका नाम है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इस अनुदैर्ध्य को आप सही कर लीजिएगा, ऐसे आएगा अनुदैर्ध्य, यह के ऊपर साथियों रेप का क्या होगा साथियों, यूज होगा। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है वो कैसे बनते हैं, अभी थोड़ी देर पहले अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो हवा के समानांतरण बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं वो साथियों बालू का स्तूप कौन से होते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं। समानांतरण का साथियों दूसरा नाम आ सकता है कि हवा की दिशा के अनुरूप बनने वाले, यानी कि जहां जहां साथियों जिस दिशा में हवा चल रही है उसी के अनुरूप बालू का स्तूप बनने वाले को क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य। अच्छा, इसको याद कैसे करना है, तो आप गौर फरमाना साथियों, जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों में जो दय आता है, इस दय से बनाना साथियों दिशा, और दिशा किनकी, पवनों की दिशा, यानी कि पवनों की दिशा के समानांतरण बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य। मान लो पवन की दिशा है साथियों उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, किधर चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर, और यहाँ पर जो मिट्टी होगी, मिट्टी साथ साथ लेकर के जाएगी, तो यहाँ पर जो बालू का स्तूप कैसे बनेंगे, इस प्रकार के बालू का स्तूप बनेंगे। यानी आपको पुनः समझा देना
चाहता हूँ, ये बालूका स्तूप बनते कैसे हैं। ये बालूका स्तूप जैसे पवनों की दिशा चलेगी वैसे वैसे बनते जाएंगे। जैसे देखिएगा, ये पवनों की दिशा है, पश्चिम से पूर्व चल रही है और इनके बीच में साथियों कोई अवरोध नहीं आएगा। ध्यान रखना, जब अवरोध नहीं आएगा तो साथियों ये मिट्टी यहाँ पर होगी, ये मिट्टी होगी वो साथियों अपने साथ लेकर के चलेगी। जहां जहां तक पवनों की दिशा जाएगी वहां तक साथियों अपने साथ लेकर के चलेगी। और मान लो कोई बीच में अवरोध आ गया और वो समकोण में बट गए तो वो अपने साथियों अनुप्रस्थ बालूका स्तूप हो जाएंगे। ध्यान रखना, अब पवनों की दिशा इस प्रकार से चल रही है, जो पवनों की दिशा चलेगी उन्हीं के अनुरूप जो बनने वाले बालूका स्तूप होते हैं उन्हें अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप के नाम से जाना जाता है। यानी पवनों की दिशा इस प्रकार से चल रही है, जो अपने बालूका स्तूप होंगे वो साथियों इस प्रकार से बनेंगे। यानी छोटे छोटे बालूका स्तूप है वो साथियों अपने बनते जाएंगे और बीच में से साथियों हवा क्या हो जाएगी, अपनी पास होती जाएगी। तो ये बालूका स्तूप है, दोनों साइड बना दिए जाएंगे। अब देखिएगा इनके नाम साथियों क्या है, पवन मुखी। मुखी का मतलब क्या हुआ, जिस तरफ पवनों का मुख है, किस तरफ है साथियों, पवनों का मुख पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो साथियों ये पश्चिम से पूर्व की ओर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए इनको कहते हैं पवन मुखी बालूका स्तूप। इनका एक ध्यान रखना, कटक भी साथियों इनको कहा जाता है, अलब भी कहते हैं साथियों। कटक और अलब साथियों अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप को ही कहते हैं और इन्हें साथियों क्षैतिज भी कहते हैं। और ये रेखा के एक रेखीय दिशा में बनने वाले बालूका स्तूपों को क्या कहते हैं, रेखीय बालूका स्तूप भी कहते हैं। इनके साथियों उपनाम जरूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये पाए कहाँ जाते हैं राजस्थान में, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और साथियों बाड़मेर जिले के अंतर्गत ये पाए। अच्छा, इनकी एक विशेषता जरूर ध्यान में रखना, अगर राजस्थान में सबसे ऊंचे कोई बालूका स्तूप है तो साथियों अनुदैर्ध्य प्रकार के बालूका स्तूप मिलते हैं। हम अभी साथियों राजस्थान में न्यूनतम ऊंचाई वाले बालूका स्तूपों की भी चर्चा करेंगे। अब ऐसे बालूका स्तूपों की एक और विशेषता ध्यान रखना कि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से बालूका स्तूप है जिनका पवन मुखी भाग है जो कम तीव्र ढाल वाला होता है और पवन विमुखी भाग है जो ज्यादा तीव्र ढाल वाला होता है। तो ध्यान रखना अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप होते हैं। देखिएगा इन दोनों का मतलब क्या हुआ, पवन मुखी भाग का मतलब क्या हुआ, जो साथियों पवन का मुख है, पवन का मुख ये आगे वाला हो गया, और पवन विमुखी भाग क्या हो गया, जहां पर जो पीछे वाला भाग है वो पवन विमुखी भाग कहलाता है। अब देखिएगा, मान लो मैं एक अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप बनाता हूं, जो अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप है वो साथियों इस प्रकार का बनता है। यानी ये तो पीछे वाला भाग हो गया, ये कौन सा भाग हो गया, पवन विमुखी भाग, और ये वाला कौन सा भाग हो गया साथियों बालूका स्तूप का, पवन मुखी भाग। यानी हवा ऐसे चल रही है और हवा ऐसे आगे भी चलेगी, तो ये वाला भाग है वो साथियों क्या होगा, कम तीव्र ढाल वाला होगा। यानी यहां पर ढाल क्या है साथियों, कम होगी, और जो ये वाला ढाल है ना, ये जो लास्ट वाला ढाल है यानी पवन विमुखी ढाल, वो साथियों क्या होगा, तेज ढाल वाला होगा। तो ये विशेषता जरूर ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि साथियों अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप की विशेषता ये ध्यान में रखना कि पवन मुखी भाग है जो कम तीव्र ढाल वाला होगा, और पवन विमुखी यानी जो आगे वाला भाग है पीछे यानी और पवन विमुखी भाग है वो साथियों कैसा होगा, तीव्र ढाल वाला होगा। ये साथियों विशेषता अति महत्वपूर्ण हो जाती है जो कि साथियों परीक्षा में पूछी गई थी। अगले वाले बालूका स्तूप की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अब जो तीसरा बालूका स्तूप है जिसका नाम है साथियों सब्र काफिज बालूका स्तूप, इसका तात्पर्य क्या हुआ। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सब्र काफिज क्या है, तो आपको उत्तर देना है बालूका स्तूपों का एक प्रकार माना जाता है। इस सब्र काफिज बालूका स्तूप बनते कैसे हैं, तो आइए, ये पश्चिमी मरुस्थल में बनेंगे, ये तो सीधी सी बात है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालूका स्तूपों को क्या कहते हैं, सब्र काफिज। जैसे मान लो कि ये साथियों क्या आ गई, झाड़ी आ गई, या साथियों कोई छोटी वनस्पति आ गई, कोई कंटीली झाड़ी आ गई, और साथियों पवन ऐसे चल रही है, और पवन कोई सी भी दिशा में चल सकती है। मैं साथियों पश्चिम से पूर्व दिशा बना के बता रहा हूं, और पवन चलेगी साथियों यहाँ पर मिट्टी होगी, वो क्या है साथियों इसके सारे फैल जाएगी, इसके सारे फैल जाएगी। तो छोटी झाड़ियों के सारे बनने वाले बालूका स्तूप क्या कहलाते हैं, सब्र काफिज बालूका स्तूप कहलाते हैं। ये कहाँ मिलते हैं पूरे साथियों ध्यान रखना, ये मरुस्थल में, संपूर्ण मरुस्थल में मिलने वाले बालूका स्तूप कौन से हैं, सब्र काफिज बालूका स्तूप है, ध्यान रखना। और इनकी विशेषता, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले सबसे छोटे बालूका स्तूप अगर पूछे तो सब्र काफिज है, और सबसे ऊंचाई वाले बालूका स्तूप पूछे तो कौन से हैं, अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप के नाम से जाना जाता है। और इनका उपनाम जरूर ध्यान में रखना साथियों, नेबखा या लुनेट, किन बालूका स्तूपों को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सब्र काफिज बालूका स्तूपों को
कहा जाता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप किसे कहते हैं? वही साथियों सब्र काफिज की तरह सबसे पहले प्रश्न पूछेगा पैराबोलिक क्या है, तो आपको उत्तर आना चाहिए बालू का स्तूप का प्रकार है। और राजस्थान में अगर कोई सर्वाधिक बालू का स्तूप पाया जाता है तो वो कौन सा है साथियों? पैराबोलिक बालू का स्तूप है। ये बनते कैसे हैं साथियों? ये है साथियों वनस्पतियों के झाड़ी के किनारे बनते हैं और इनकी आकृति ध्यान में रखना, महिलाओं के जो बालों में पिन लगाती है जिसे साथियों हेपर पिन के नाम से जाना जाता है, महिलाओं के हेपर पिन के समान कौन से बालू का स्तूप है? तो ध्यान रखना पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैरा में साथियों पै आ रहा है और पिन में भी साथियों पै आ रहा है, तो ध्यान रखना पिन के समान कौन से बालू का स्तूप होते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं, जो कि साथियों आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे, जैसलमेर वगैरह के साइड में। कि सबसे बालू का स्तूपों में सबसे महत्वपूर्ण कोई बालू का स्तूप है जिसका नाम है बरखान, या इसी को साथियों बरछान के नाम से भी जाना जाता है। ये बरखान एवं बरछान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करें तो ध्यान रखना रेगिस्तानी भाग में कोई गतिशील टीला है तो जिसका नाम है बरखान या बरछान। गतिशील का तात्पर्य क्या हुआ? ये जैसे जैसे पवनों की दिशा आगे बढ़ती जाती है ये वैसे वैसे टीले भी साथियों गतिशील, गतिशील का मतलब क्या होता है? गति करते रहते हैं। अब देखिएगा इनकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है, जो कि साथियों परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है कि कौन से बालू का स्तूपों की आकृति अर्धचंद्राकार होती है? अर्धचंद्राकार का मतलब क्या हुआ साथियों? यह आपको चंद्राकार बालू का स्तूप दिखाई दे रहे होंगे, जो कि साथियों भैंस के सींग के समान होते हैं। अगर इनकी आकृति पूछ ले तो अर्धचंद्राकार, और साथियों विशेषता पूछ ले तो भैंसों के सींग के समान कोई बालू का स्तूप है तो जिनका नाम है बरखान। और ये बरखान बालू का स्तूप होते हैं वह सर्वाधिक हानिकारक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। क्यों होते हैं सर्वाधिक उत्तरदायी? क्योंकि ये गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब क्या हुआ? जहां जहां पर साथियों पवनों की दिशा चलेगी वहां वहां पर साथियों बिना रुकावट के, कोई रुकावट नहीं आएगी बीच में, बिना रुकावट के ये अर्धचंद्राकार आकृति में साथियों बालू का स्तूप बन जाएंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गतिशील होंगे तो साथियों अपना विस्तार बढ़ाएंगे, और विस्तार बढ़ाएंगे तो साथियों बालू का स्तूप होंगे। तो जाहिर सी बात है मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा, और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा तो साथियों ये सर्वाधिक हानिकारक होते हैं। अगर इनका विस्तार पूछे तो रावतसर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ में मिलते हैं, और भालेरी चूरू सबसे ध्यान में रखना। सर्वाधिक जो बरखान बालू का स्तूप है वो कहाँ मिलेंगे? भालेरी चूरू नामक स्थान पर मिलेंगे। देशनों को बालोतरा और इन आदि स्थानों पर भी अपन को बरखान बालू का स्तूप देखने को। अब आइए साथियों छठवें वाले बालू का स्तूप, जो कि साथियों नाम से पता चल रहा है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है साथियों? 2-3 बालू का स्तूप अपने मिलकर के क्या बना लेंगे साथियों? नेटवर्क बना लेंगे। जैसे 2-3 आदमी होते हैं अपना क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं, यानी कि ग्रुप बना लेते हैं। तो रेगिस्तानी बाग में श्रृंखलाबद्ध बालू का स्तूप कोई मिलते हैं। श्रृंखलाबद्ध का मतलब क्या हुआ? एक बालू का स्तूप इधर से आएगा, एक बालू का स्तूप इधर से आएगा, और 2-3 बालू का स्तूप मिलाकर के एक बड़ा बालू का स्तूप बना लेंगे, एक बड़ा नेटवर्क स्थापित करें, जो नाम से ही साथियों पता चल रहा है। यानी ऐसे बालू का स्तूपों को क्या कहेंगे? नेटवर्क कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा नेटवर्क बालू का स्तूप का विस्तार है वो साथियों राजस्थान में तो एक ही जिले में हनुमानगढ़ और हरियाणा वाले बेल्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ये हुआ साथियों अपना नेटवर्क बालू का स्तूप। और 7वां और 8वां अंतिम बालू का स्तूप है जिनका नाम ध्यान रखिएगा अवरोधात्मक बालू का स्तूप। ये क्या होते हैं साथियों? अवरोध के कारण, मैंने अवरोध बता दिया, कोई चट्टान के कारण बनेगा और साथियों उनकी कोई विशेषता नहीं होगी, बस अवरोध के कारण बन जाते हैं। वो साथियों कोई विशेष आकृति वाले नहीं होते हैं, कोई समकोण पर नहीं होते हैं। अगर समकोण पर हो गए तो वो साथियों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हो जाएगा। तो अवरोधात्मक बालू का स्तूपों का मतलब क्या हुआ? अवरोध के कारण बीच में कोई झाड़ी आ गई साथियों, कोई वनस्पति आ गई, कोई पेड़ पौधा आ गया, कोई पत्थर आ गई, कोई चट्टान आ गई, इनके सारे बनने वाले छोटे मोटे बालू का स्तूपों को अवरोधात्मक बालू का स्तूप कहते हैं। और ये बालू का स्तूप पाए कहाँ जाते हैं? अगर पर्टिकुलर स्थान पूछे तो पुष्कर देना है, और पर्टिकुलर जिला पूछे तो कहाँ देना है? अजमेर देना है। तो अवरोधात्मक बालू का स्तूप पुष्कर और साथियों अजमेर में पाए। अंतिम जो बालू का स्तूप है जिसका नाम है तारा बालू का स्तूप, देखिएगा नाम से ही पता चल रहा है इनकी आकृति कैसे होगी, तारे के समान होगी। और इनका विस्तार है साथियों 2 ही जगह राजस्थान में, एक तो है सूरतगढ़ जो कि हनुमानगढ़ में आता है, और एक है साथियों मोहनगढ़ जो कि साथियों जैसलमेर में आता है। यानी साथियों तारा बालू का स्तूपों की आकृति तारे के समान होगी। और साथियों तारे के समान होगी तो कैसे होगी? ये इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो कौन से बालू का स्तूप कहलाएंगे? तारा बालू का स्तूप कहलाएंगे। और राजस्थान में 2 जगह मैंने बता दिया, सूरतगढ़ और साथियों मोहनगढ़ में ये तारा बालू का स्तूपों की प्रधानता देखने को दिखाई देती है।
ये थी साथियों 8 प्रकार के बालू का स्तूपों की। एक बार पुनः देख लेते हैं हमने साथियों कौन कौन से बालू का स्तूप पढ़े हैं। हम चर्चा कर रहे हैं साथियों शुष्क मरुस्थल के बारे में, और शुष्क मरुस्थल को 2 प्रदेशों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। हम पढ़ रहे हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में। हमने पहला बालू का स्तूप उठाया अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का मतलब क्या हुआ, हवा चल रही है, बीच में चट्टान आएगी और कुछ मिट्टी है साथियों उड़ करके उत्तर की दिशा में चली जाएगी और कुछ मिट्टी है साथियों इसके उड़ करके दक्षिण दिशा के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये जो बनने वाला कोण है वो कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। ऐसे बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। और तो ध्यान रखना अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो साथियों हवा की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। उपनाम मैंने बताया अवरोधी, पवन विमुखी, समकोणीय, अवशिष्ट, और पाए कहां जाएंगे, रावतसर ओसिया वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। दूसरा हमने बालू का स्तूप देखा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। दै से साथियों निकालना दिशा, यानी कि पवन की दिशा के अनुरूप या पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। उपनाम ये सारे ध्यान में रखना, विस्तार ध्यान में रखना। और राजस्थान में ऊंचे सबसे बालू का स्तूप कौन से पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और नीचे वाली विशेषता ध्यान रखना, कौन से बालू का स्तूपों का पवनमुखी भाग कम तीव्र ढाल वाला और पवन विमुखी भाग साथियों ज्यादा तीव्र ढाल वाला होता है। तो उत्तर आना चाहिए कटक, अलभ, क्षैतिज, रेतरीय। तो उत्तर आना चाहिए अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। आगे चलिएगा, तीसरा बालू का स्तूप देखा छब्र काफिज बालू का स्तूप जो कि संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। चौथा बालू का स्तूप देखा पैराबोलिक जो कि महिलाओं के हेपरपिन के समान है, सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। बरखान या बरछान के बारे में हमने चर्चा की, बरखान है वो साथियों इन बालू का स्तूपों में अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो गतिशील टीला ध्यान में रखना, एक अर्धचंद्राकार ध्यान में रखना, और सर्वाधिक हानिकारक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीकरण में साथियों अपनी भूमिका निभाते हैं। और राजस्थान में कहां पाए जाते हैं, और भालेरी चूरू का तो नाम विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। छठवां बालू का स्तूप देखा नेटवर्क, सातवां देखा अवरोधात्मक, और आठवां देखा साथियों तारा बालू का स्तूप। ये थे साथियों अपना पश्चिमी मरुस्थल को लेकर के पूरी डिटेल के साथ में हमने चर्चा की। ये पश्चिमी मरुस्थल को लेकर के साथियों आज की अंतिम क्लास है। आगे आने वाली क्लास में साथियों मिलूंगा पश्चिमी मरुस्थल से जितने भी उलझुल वाले प्रश्न बनते हैं, चाहे परीक्षा में आए हुए हों, चाहे परीक्षा में आने की पूर्णतः संभावना हो, उनको लेकर के साथियों आपके मध्य उपस्थित रहूंगा। तो दोस्तों आगे आने वाली क्लास में मैं प्रश्नों की व्याख्या के साथ में मिलूंगा। जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे लेकर के आऊंगा, और आपको साथियों पश्चिमी मरुस्थल के बारे में जितना कुछ पढ़ा दिया गया है उसको याद करके, दोहरान करके और अपने प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए अगली वाली क्लास के लिए आपको वेट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।